हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 27। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। शाम का समय था तो सब बाहर बैठे चाय का लुफ्त उठा रहे थे, पर देव और काव्या दोनों ही वहां नहीं थे कि तभी काव्या हाथ में कुछ फाइल लिए मोहित के पास आकर खुश होते हुए कहती है, मोहित, वो बच्चों के स्कूल के एडमिशन वाली फाइल थी ना, वो अप्रूव हो गई है। अभी अभी मिस्टर सिंह का फोन आया था, तो तू और पूजा दोनों इन फाइल पर साइन कर दो, क्योंकि कल तक हमें ये सारी डिटेल्स देहरादून जाकर सबमिट करानी होगी। इसलिए मुझे आज शाम ही देहरादून के लिए निकलना होगा, और प्लीज तू मेरे लिए एक टैक्सी भी बुक कर देना प्लीज। ओ मैडम, कहाँ? मैं आई नहीं और तू जाने को कह रही है? कहीं नहीं जा रही है तू, राधिका काव्या को बीच में टोकते हुए कहती है। हाँ काव्या, राधिका भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और कल तो हमने घूमने का प्लान बनाया है, और तुम नहीं होगी तो क्या मजा आएगा। और ये फाइल तो तुम बाद में भी सबमिट कर सकती हो। सॉरी मैम, पर मेरा जाना अर्जेंट है, क्योंकि ये काम वैसे ही बहुत डिले हो चुका है, और यहाँ सब तो हैं, आप उन सब के साथ घूम लीजिएगा। फिर काव्या राधिका के पास जाकर कहती है, और तू तो जानती है ना कि मुझे अपने काम से कितना प्यार है, और सिर्फ 3 दिन की बात है, फिर बाकी बचे दिन तुझे और मुझे साथ ही तो रहना है। पर काव्या, 2 दिन बाद अभी का बर्थडे है, और तुम जानती हो तुम्हारे बिना वो ना तो अपना बर्थडे मनाएगा और तो रो रो कर पूरे घर को अपने सर पर उठा लेगा। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी के बर्थडे वाले दिन सुबह तक यहाँ पहुँच जाऊंगी। काव्या पूजा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, कोई बात नहीं पूजा, जाने दो उसे, तुम जानती हो काम के लिए वो किसी की नहीं सुनेगी। काव्या की जगह मैं चला जाता, पर अभी मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, तो वहाँ काव्या को ही जाना होगा, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है हमारे पास, रिया चहकते हुए कहती है। मतलब कैसा सोल्यूशन मैम? काव्या हैरानी से रिया को देखते हुए कहती है। वो देखो, वो रहा हमारा सोल्यूशन। रिया सामने से आते देव की तरफ इशारा करते हुए खुश होते हुए कहती है, देव है हमारा सोल्यूशन। देव डीएम है तो फाइल देव भी तो भेज सकता है, और तुमको उसके लिए देहरादून भी नहीं जाना पड़ेगा, तो मिल गया ना सोल्यूशन। नहीं मैम, उसकी जरूरत नहीं है। रिया काव्या की बात पूरी सुने बिना ही देव की तरफ दौड़ पड़ती है, और देव का हाथ खींचकर जल्दी जल्दी उसे वहां लेकर आते हुए कहती है, देव, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। देखो ना देव, हम आज ही आए और कल ही काव्या को देहरादून जाना है कोई फाइल सबमिट करने, और कल ही हमने घूमने का प्लान भी बनाया है। ये सुनकर देव काव्या की तरफ देखता है, जो सिर झुकाए खड़ी थी। इनकी तो आदत ही है चीजों से भागने की, देव धीरे से बोलता है। पर देव की कही बात काव्या सुन लेती है, पर वो अभी भी वैसे ही सिर झुकाए खड़ी थी। क्या कुछ कहा तुमने? रिया देव को देखते हुए कहती है। नहीं, कुछ नहीं, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये उनका खुद का डिसीजन है, और मैं कौन होता हूँ किसी को रोकने वाला। नहीं देव, तुम कर सकते हो, तुम डीएम हो ना, तो ये फाइल तुम अपने थ्रू देहरादून भेज दो, इससे फाइल भी पहुँच जाएगी और काव्या को भी नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ना देव? हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर काव्या जी चाहे तो वो फाइल मुझे दे सकती हैं, मैं इसे कल तक देहरादून पहुंचा दूंगा। देव काव्या को देखते हुए कहता है। नहीं सर, थैंक यू, आपको मेरे लिए तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिया चाहती है, और रिया मेरी होने वाली वाइफ है, तो उसकी इच्छा पूरा करना तो मेरा फर्ज है। देव रिया के कंधे पर हाथ रखकर काव्या को देखते हुए कहता है, जिसे देखकर काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। क्यों मिस्टर सूद, सही कहा ना मैंने? आप भी तो मिसेस सूद की हर इच्छा पूरी करते होंगे, और वैसे भी हम आपके यहाँ रह रहे हैं, तो आपकी इतनी सी मदद तो मैं कर ही सकता हूँ। तो लाइए काव्या जी, ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं इसको सबमिट करवा दूंगा। देव काव्या की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है। काव्या मोहित को देखती है तो वो हाँ में सिर हिला देता है। काव्या देव को फाइल दे देती है। थैंक यू देव, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड। रिया देव को गले लगाते हुए कहती है। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? अब हमें लाइफ टाइम साथ रहना है, तो एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान भी तो रखना होगा ना, वरना कुछ लोग तो भावनाओं को कुचलकर इस तरह निकल जाते हैं जैसे सामने वाला इंसान ही ना हो।
देव रिया को गले लगाकर काव्या को देखते हुए कहता है। काव्या ये सब अब और नहीं देख सकती थी, क्योंकि अगर काव्या वहां रुकती तो अभी तक जुटाई हुई हिम्मत टूट जाती और उसकी आंखें उसके सारे राज खोल देती। काव्या एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से अंदर की ओर चली आती है, क्योंकि अब अपने आंसुओं को रोकना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो अपने रूम में आकर अपने रूम का दरवाजा बंद करके वहीं बैठ जाती है और अभी तक आंखों में रुके हुए आंसू बरबस गिरने लगती हैं। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा कान्हा जी? क्यों फिर आप देव को मेरे सामने ले आए? आप क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो? मैं नहीं देख पा रही हूँ देव को किसी और के साथ। कैसे देखूं? प्यार किया है मैंने देव से, और अपने ही प्यार को किसी और के साथ देखना मुझसे नहीं हो पाएगा कान्हा जी। मैं तो जा रही थी ना, तो क्यों रोका आपने मुझे? मैं नहीं देख सकती देव को किसी और के साथ। कान्हा जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, कान्हा जी प्लीज। काव्या सामने रखी कान्हा जी की मूर्ति को देखकर सुबकते हुए कहती है और फिर अपने घुटनों पर सिर रखकर सिसकने लगती है। बाहर ठंड बढ़ने लगती है तो सब अंदर आ जाते हैं। देव भी अंदर जा ही रहा होता है तो मोहित देव को पीछे से आवाज लगाकर रोकते हुए कहता है, देव सॉरी तुमको पीछे से टोका, तुमसे कुछ बात करनी है, कर सकता हूँ? देव कुछ नहीं बोलता, बस वहीं खड़ा अपने फोन में कुछ देखता रहता है। ओके, तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। देव मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं चाहता भी नहीं कि तुम मेरे बारे में अपनी राय बदलो। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि काव्या को तकलीफ मत पहुँचाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, काव्या को उसके हाल पर छोड़ दो देव, वरना उसको तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में बाद में तुमको ही ना पछताना पड़ जाए। प्लीज उसको उसके हाल पर छोड़ दो। इतना कहकर मोहित वहाँ से जाने लगता है तो देव मोहित को पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, और जो उसने मेरे साथ किया उसको कैसे जस्टिफाई करोगे मोहित? देव मोहित के पास आते हुए कहता है, बोलो ना कैसे करोगे जस्टिफाई? तुम्हारी दोस्त को जरा सी तकलीफ हुई तो तुमको इतना बुरा लग गया, और जो उसने मेरे साथ किया वो सही था? बोलो ना सही था? अच्छा चलो ठीक है, तुम नहीं चाहते कि मैं काव्या को कोई तकलीफ पहुंचाऊं तो जाओ उसके पास और उससे कहो कि मुझे बस वो वजह बता दे जिसके लिए वो मुझे तड़पता छोड़ आई थी। मैं फिर कभी उसको अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा, और ये इस देव का प्रॉमिस है तुमसे। मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ देव, पर नहीं मोहित तुम नहीं समझ रहे हो। अगर तुम मेरी तकलीफ समझते तो मुझसे आकर ये ना कह रहे होते, और मुझे अब इस बारे में कोई बात भी नहीं करनी है। पर हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं काव्या को कोई तकलीफ ना पहुंचाऊं, तो काव्या से कहो कि मुझे आकर वो सच बता दे। मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, वरना अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। आगे मैं क्या करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। देव गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है। तो मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो देव, ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि काव्या अकेली है। उसका ये दोस्त हमेशा उसके साथ खड़ा है। मैं मानता हूँ काव्या ने जो तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था, पर अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो तो काव्या पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो काव्या से ज्यादा रिया पर ध्यान दो, और बस यही कहूँगा काव्या से दूर रहना, वरना मैं क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता। इतना कहकर मोहित गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मोहित को जाता देख देव अजीब सी मुस्कुराहट हंसते हुए कहता है, तुम भी कोशिश करके देख लो मुझसे काव्या को बचाने की। रात हो गई थी, सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। काव्या ने भी अभी को सुला दिया था, पर उसको नींद नहीं आ रही थी तो काव्या बाहर जाकर बैठ जाती है। आज रात पहले से कुछ ज्यादा ही सर्द थी। काव्या अपने दोनों हाथ आपस में बांधे हुए बैठी थी कि तभी उसको अपने कंधे पर कुछ महसूस होता है। काव्या झटके से पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ राधिका थी, जो काव्या को शॉल उड़ा रही थी। अरे राधिका, तू सोई नहीं अभी तक? काव्या राधिका का हाथ पकड़कर उसे आराम से कुर्सी पर बैठाते हुए कहती है। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तेरे पास चलती हूँ। तेरे रूम में गई तो वहाँ सिर्फ अभी सोया था, फिर तेरी खिड़की से देखा कि तू यहाँ बैठी है। बाहर ठंड थी तो तेरे लिए शॉल लेकर आ गई। थैंक यू यार, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर यहाँ आकर बैठ जाऊं। यहाँ बैठकर इन पहाड़ों को देखती हूँ ना तो बहुत सुकून मिलता है मुझे। काव्या सामने देखते हुए कहती है। देव की वजह से परेशान है ना? सॉरी यार, मैंने बहुत कोशिश की उसको रोकने की, पर रिया का बहुत मन था यहाँ आकर घूमने का और हम उसको मना नहीं कर पाए। पर मुझे सच में नहीं पता था कि उसने अपने साथ चलने के लिए देव को भी इनवाइट किया है, और जब हमको पता चला तब तक देव छुट्टी लेकर यहाँ आने के लिए तैयार हो गया था।
मैं रिया के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे तेरे और देव के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं समझ सकती हूँ काव्या, देव को रिया के साथ देखना तेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर अब यही सच है। सॉरी यार, पर मैं उसको यहाँ आने से रोक नहीं पाई। राधिका मायूस होते हुए कहती है। नहीं राधिका, तुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी तो देव को इतनी सी तकलीफ पहुंचाई है ना। पर यह भी सच है कि देव और रिया को साथ देखकर मुझे तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। पर मैं खुद को समझा लूंगी, क्योंकि अब देव पर मेरा कोई अधिकार नहीं है और 10 दिन की ही तो बात है, मैं संभाल लूंगी खुद को। काव्या कह तो रही थी, पर उसके आंसू बयां कर रहे थे कि ये कहते हुए ही उसको कितनी तकलीफ हो रही थी। क्या भाभी, आप यहाँ हो और मैं आपको आपके रूम में ढूंढ रही थी, रिया पीछे से आते हुए राधिका से कहती है। तो काव्या जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेती है। अरे काव्या, अच्छा हुआ तुम भी यहीं मिल गई, मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी है। रिया के साथ देव भी था, जो जानबूझकर काव्या के बिल्कुल सामने आकर बैठ जाता है। पर क्या हुआ जो इतनी रात को तुमने पूरा घर अपने सर पर उठा रखा है? राधिका मुस्कुराते हुए कहती है। देखो ना भाभी, मैं देव को कह रही हूँ कि हमें पहले कल किसी मंदिर जाना चाहिए। हमारी शादी होने वाली है और जब हम इतनी पवित्र जगह आए हैं तो हमको सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए। और ये है कि मान ही नहीं रहे हैं। अब तुम ही बताओ राधिका, जब हम यहाँ के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, तो मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ कौन कौन से मंदिर हैं? अरे मैं तो भूल ही गया कि काव्या जी बैठी तो है यहाँ। इनसे ही पूछ लेते हैं कि यहाँ का सबसे फेमस मंदिर कौन सा है, जहाँ जाकर हमको हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद मिल सके, क्योंकि अब हमें हमेशा एक साथ जो रहना है। क्यों रिया? देव कह तो रिया को रहा था, पर उसकी नजरें काव्या पर थी। बिल्कुल, हम एक दूसरे के लिए तो बनी है जान। रिया देव के पास जाकर उसके हाथ में हाथ डालते हुए कहती है। तो बताओ ना काव्या, यहाँ का कौन सा मंदिर सबसे फेमस है? हम सब कल वहीं जाएंगे। क्यों भाभी, मैंने सही कहा ना? हाँ, क्यों नहीं, पर अभी काफी रात हो गई है, इस बारे में कल सुबह डिस्कशन करते हैं। तब तो मोहित और पूजा भी होंगे, तो वो और ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। राधिका काव्या की हालत समझ रही थी, इसीलिए वो बातों को टालना चाह रही थी। देर क्या राधिका, 5 मिनट तो लगेंगे बताने में, और अभी से हमको पता रहेगा तो हमारे लिए भी तो अच्छा ही है ना। कल सुबह सब जल्दी ही निकल जाएंगे, वरना सुबह तो सारा टाइम डिसाइड करने में ही निकल जाएगा। क्यों काव्या जी, मैंने सही कहा ना? देव काव्या की तरफ देखते हुए कहता है, जो अभी भी पलकें झुकाए बैठी थी, क्योंकि उसकी आंखें तो आंसुओं से भरी हुई थी। पर देव, अभी काफी रात भी तो हो गई है। तो नहीं राधिका, सर सही कह रही हैं। काव्या चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछते हुए देव को देखते हुए कहती है, आप दोनों को भगवान का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, जिससे आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे। यहाँ से थोड़ा ऊपर माता रानी का एक मंदिर है, जहाँ दूर दूर से जोड़े माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। आप दोनों भी जरूर जाइएगा माता रानी का आशीर्वाद लेने। और मैं कान्हा जी से भी यही प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। इतना बोलते बोलते काव्या का गला भर जाता है, पर वो फिर भी खुद को संभालते हुए कहती है, और चिंता मत कीजिए सर, मैं आपको खुद वहाँ लेकर जाऊंगी और माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। इतना कहकर काव्या चुप हो जाती है, क्योंकि आगे अगर अब काव्या कुछ भी बोलती तो शायद अब खुद को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो जानती थी कि देव ये सब कुछ जानकर कर रहा है। थैंक यू सो मच काव्या, तुम बहुत अच्छी हो काव्या, रिया काव्या को गले लगाते हुए कहती है। आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है मैम, ये तो मैं अपने लिए कर रही हूँ। मतलब ये मैम कि जब आपकी और सर की शादी हो जाएगी तो सर की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और सर खुश रहेंगे। सर हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं, तो अगर वो खुश रहेंगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए तो अच्छा काम करेंगे, तो हुआ ना इसमें मेरा फायदा। काव्या देव को देखते हुए कहती है, जो उसको ही गुस्से से घूर रहा था। वाओ, क्या लॉजिक है। अच्छा अब चलो जल्दी सब सो जाते हैं, वरना कल मंदिर जाने के लिए लेट हो जाएगा। गुड नाइट भाभी, गुड नाइट काव्या। चलो देव, वरना कल मंदिर जाने में लेट हो जाएंगे। रिया देव का हाथ खींचते हुए ले जाते हुए कहती है, पर देव अभी भी गुस्से से काव्या को ही देख रहा था। काव्या अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमा लेती है। काव्या, तूने जो रिया से कहा वो तू कर पाएगी? राधिका काव्या को अपनी तरफ घुमाकर पूछती है, तो काव्या का चेहरा देखकर डर जाती है। काव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। काव्या, तू रो क्यों रही है?
काव्या राधिका के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, मुझसे अब और ये नाटक नहीं होता राधिका, मुझसे नहीं होगा। देव क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? जब वो रिया के साथ खुश हैं तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों पहुंचा रही हैं? तू जानती है वो ये सब जानकर कर रहा है जिससे तुझे तकलीफ हो, तो उसे सब सच सच क्यों नहीं बता देती काव्या? क्यों इतनी तकलीफ सह रही है? अच्छा उसे नहीं, कम से कम मुझे तो बता सकती है। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, अगर देव को मुझे तकलीफ देनी है तो दे, पर मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगी। काव्या अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, चल अब तू भी सो जा, बहुत देर हो गई है और सुबह जल्दी भी उठना है। इतना कहकर काव्या जाने लगती है तो राधिका काव्या का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, तू ठीक है ना काव्या? काव्या हाँ में सिर हिला देती है। फिर दोनों अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन काव्या बिना कोई ना नुकुर किए मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अगर वो जाने के लिए मना भी करती तो देव कुछ ना कुछ उसको चुभने वाली बात जरूर कहता, और अभी तो मोहित भी यही था, और अगर वो कुछ सुन लेता और गुस्से में कहीं देव को कुछ कह देता तो ये सब संभालना काव्या के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए काव्या पहले ही मोहित की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है कि तभी रिया उसके पास आती है और उसे ये कहकर कि उसको यहाँ के बारे में उससे काफी कुछ जानना है, अपने साथ अपनी गाड़ी में चलने की जिद करने लगती है। काव्या के बहुत समझाने पर कि वो उसको घर आकर यहाँ के बारे में सब बताएगी, पर वो तब भी नहीं मानती और जबरदस्ती काव्या को अपने साथ ले जाती है। मोहित रिया को रोकने आता है, पर काव्या उसको रोक देती है क्योंकि वो रिया के सामने किसी भी तरह का कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। वो चुपचाप रिया के साथ आकर देव की गाड़ी में पीछे आकर बैठ जाती है। रिया देव के साथ आगे बैठती है क्योंकि गाड़ी खुद देव चला रहा था। बाकी सभी लोग मोहित के साथ उसकी गाड़ी में आ रहे थे। देव गाड़ी चला रहा था पर उसका ध्यान पीछे बैठी काव्या पर भी था। वो सामने लगे मिरर में एक नजर काव्या को देखता है जो बाहर की ओर नजरें किए बैठी थी कि तभी देव रिया से कहता है, वैसे रिया ये जगह है तो बहुत खूबसूरत, वैसे जो भी कहो पहाड़ों की खूबसूरती की बात ही अलग है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने देव, यहाँ की जैसी शांति मुंबई में मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों काव्या, मैंने सही कहा ना? काव्या हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर्फ हाँ में जवाब दे देती है। फिर रिया देव का हाथ पकड़ते हुए उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, देव एक काम करते हैं, क्यों ना हम शादी भी यहीं कर लेते हैं, और अब तुमको तो यहीं रहना है और शादी के लिए इससे ज्यादा खूबसूरत डेस्टिनेशन हमको कहाँ मिलेगी। मोम डैड को भी ये जगह बहुत पसंद आएगी, तो बोलो कह दो मोम डैड को कि अब उनकी बेटी से शादी के लिए वेट नहीं हो रहा है, जल्दी से आप लोग यहाँ आ जाओ और मुझे मेरे देव की दुल्हन बना दो। रिया हंसते हुए कहती है। देव मिरर में काव्या को देखता है जो रिया को देव के कंधे पर सिर रखे अपनी नम आंखों से देख रही थी। काव्या की नजर मिरर पर पड़ती है जहाँ देव काव्या को ही देख रहा था। काव्या भी एक बार उसकी ओर देखती है और फिर अपना चेहरा बाहर की ओर घुमा लेती है, क्योंकि रिया को देव के इतना करीब देखना काव्या के लिए बहुत मुश्किल था। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो रिया, इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशन हमको कहाँ मिलेगी, तो कर ही लेते हैं तुम्हारे मोम और डैड से बात कि जल्द से जल्द आकर अपनी बेटी का कन्यादान कर दे, और फिर तुमको भी तो यहीं रहना है मेरे साथ। इतना कहकर देव एक बार मिरर में काव्या की ओर देखता है, पर काव्या अभी भी बाहर की ओर ही देख रही थी कि तभी रिया काव्या की तरफ घूमकर काव्या से कहती है, वैसे काव्या तुमसे एक पर्सनल सवाल कर सकती हूँ? मुझसे पर्सनल सवाल? पर क्या? मुझसे क्या पूछना है आपको? काव्या अटकते हुए कहती है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं रिया को उसके और देव के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया, क्योंकि वो कल रात भी काव्या से कोई बात पूछना चाहती थी। रिलैक्स यार, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, तो तुमने अभी तक शादी करने के बारे में नहीं सोचा, जबकि तुमको तो आसानी से कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। रिया का ये सवाल सुनकर देव मिरर में एक बार फिर काव्या को देखता है, पर काव्या की पलकें झुकी हुई थी क्योंकि वो जानती थी कि देव उसे ही देख रहा है। पर काव्या एक गहरी सांस लेती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, किसने कहा आपको मैम कि मुझे कोई पसंद नहीं है, बल्कि पसंद क्या, वो तो मेरी जान है, और शादी वो तो मेरी हो गई है। इतना सुनते ही देव जोर से गाड़ी के ब्रेक लगा देता है और तीनों को एक जोरदार झटका लगता है। देव आराम से, क्या कर रहे हो? रिया देव पर गुस्सा करते हुए कहती है, सॉरी वो सामने कुछ आ गया था तो जल्दी में ब्रेक लगाने पड़े, सॉरी।
रिया के कुछ बोलने से पहले काव्या बोल पड़ती है, इट्स ओके सर, वैसे भी मंदिर आ गया है, इससे आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो यहाँ से हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। आप गाड़ी पार्क कर लीजिए, तब तक मैं पूजा की थाली और प्रसाद ले लेती हूँ और आपको ऊपर मंदिर में ही मिलूंगी। और रिया, तुम मन्नत का धागा जरूर ले लेना और आराम से आना, यहाँ चढ़ाई बहुत है, तुमको आदत नहीं है ना, इसीलिए सोचा बता दूं। इतना कहकर काव्या गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरने लगती है तो रिया काव्या को रोकते हुए कहती है, पर काव्या, तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम्हारी शादी किसके साथ हुई। कुछ बातें ना बताई जाए तो अच्छा है, पर कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगी। इतना कहकर काव्या गाड़ी का दरवाजा बंद करके वहां से मंदिर की ओर निकल जाती है, क्योंकि अब उसके लिए अपने आंसुओं को रोक पाना मुश्किल था। पर अब वो आंसू बाहर आकर उसके दर्द को बयां कर रहे थे। काव्या पहले ही मंदिर पहुंच गई थी और थोड़ी ही देर में रिया और देव भी बाकी लोगों के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं और माता रानी के दर्शन करने लग जाते हैं। पर देव अभी भी काव्या को ही घूर रहा था। देव को अपनी ओर यूं देखता पाकर काव्या थोड़ा सबसे पीछे हो जाती है और बाकी सबको आगे जाने को कहती है। काव्या सबसे पीछे से ही माता रानी के दर्शन कर रही थी कि तभी काव्या के फोन में एक मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़कर काव्या मोहित के पास जाती है और उसके कान में कुछ कहती है तो मोहित काव्या को अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है। काव्या माता रानी को हाथ जोड़ती है और वहां से निकल जाती है। बाकी सब भी दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर आ जाते हैं तो राधिका को सामने कुल्हड़ वाली चाय दिखती है तो राधिका चाय पीने की जिद करती है। मौसम में भी ठंडक थी तो सब चाय पीने के लिए मान जाते हैं और दुकान के अंदर चलकर बैठ जाते हैं। पर मोहित वही दुकान के बाहर ही रुक जाता है। राधिका उसको अंदर बुलाती है, पर वो ये कहकर कि अंदर काफी भीड़ है और उसको वहाँ घुटन महसूस हो रही है, इतना कहकर अंदर आने से मना कर देता है। तो पूजा भी उसके साथ बाहर आकर ही बैठ जाती है। सभी अपनी अपनी चाय का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी मोहित को कुछ लोग सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, पर जब चाय की दुकान के पास खड़े लोग भी उसी ओर भागने लगते हैं तो मोहित को कुछ अजीब लगता है। तो वो खड़ा होकर एक आदमी को रोकते हुए पूछता है, अरे भाई साहब सुनिए, कि आप लोग इस तरह से भागते हुए कहाँ जा रहे हैं। अरे भाई साहब, आगे गाड़ी में गाड़ी गिर गई है। सफेद रंग की गाड़ी थी और कोई लड़की चला रही थी और बेचारी अकेली थी। कह रहे हैं गाड़ी के पर खच्चे उड़ गई हैं और लड़की का बचना भी मुश्किल है। गाड़ी की इतनी बुरी हालत है कि लाश मिल पाना भी बहुत मुश्किल है। इतना कहकर वो आदमी भी सामने की ओर भागने लगता है। ये सुनते ही मोहित के कदम लड़खड़ा जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूजा मोहित को इस तरह देखकर घबरा जाती है और मोहित को संभालते हुए कहती है, क्या हुआ मोहित, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और तुम रो क्यों रहे हो? पूजा, काव्या। मोहित बहुत मुश्किल से सिर्फ यही बोल पाता है, काव्या। क्या मोहित? और काव्या है कहाँ? बोलो ना, काव्या कहाँ है? पूजा मोहित को झंझोड़ते हुए कहती है। सामने बैठा देव ये सब देख रहा था, पर दूर से उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि तभी मोहित पूजा को सब कुछ बताकर एक्सीडेंट वाली जगह की ओर भागते हुए चला जाता है। मोहित को इस तरह भागता हुआ जाता देख देव को कुछ ठीक नहीं लगता, तो देव फोन आने का बहाना करते हुए बाहर आ जाता है। पूजा अभी भी वैसे ही बुत बने खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। देव पूजा को इस तरह देखकर घबरा जाता है। पूजा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और मोहित को क्या हुआ? वो इस तरह भागते हुए कहाँ गया है? सब ठीक है ना पूजा? पर पूजा तो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। आंखों में आंसू लिए वो सामने रोड की तरफ देख रही थी। जब देव को पूजा से कोई जवाब नहीं मिलता तो देव पूजा को खंजोड़ते हुए जोर से कहता है, बोलो पूजा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? और काव्या कहाँ है? वो दिख नहीं रही है। देव अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है। देव की आवाज से पूजा होश में आती है और सिसकते हुए कहती है, देव, आगे गाड़ी खाई में गिर गई और अभी कुछ देर पहले काव्या भी गाड़ी लेकर निकली थी, तो शायद वो गाड़ी कहीं काव्या। पूजा इतना ही कह पाई थी कि तब तक पूजा देखती है कि देव उसकी पूरी बात सुने बिना ही वहां से उसी ओर भागते हुए जा रहा है जिस ओर अभी कुछ देर पहले मोहित गया था। देव पागलों सा भागा जा रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे कि तभी उसको सामने भीड़ लगी दिखती है। उससे कुछ ही दूरी पर मोहित निढाल सा एक पत्थर पर बैठा हुआ था। देव के कदम धीरे और धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो धीरे धीरे मोहित के पास जाकर बैठते हुए धीरे से कहता है, मोहित, काव्या कहाँ है? पर मोहित कुछ नहीं बोलता, तो देव उसको झंझोड़ते हुए कहता है,
मैंने पूछा, काव्या कहाँ है मोहित? मोहित एक बार देव की तरफ देखता है और फिर उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। देव, तुम डीएम हो ना, तो प्लीज इनसे जाकर कहो ना कि ये कह दें कि ये हमारी काव्या की गाड़ी नहीं थी। ये लोग कह रहे हैं कि जब लाश बाहर आएगी तब ही ये कुछ कर सकते हैं। ये गाड़ी का नंबर भी नहीं बता रहे हैं। तुम बोलो ना इनसे कहने को कि ये कह दें कि ये गाड़ी हमारी काव्या की नहीं थी। मोहित देव के हाथ पकड़ते हुए कहता है। ये सब सुनकर जैसे देव का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसके पैर कांपने लगते हैं, पर फिर भी वो मोहित से बिना कुछ कहे सामने की तरफ भागता है। मोहित अभी भी वहीं बैठा सामने खाई की ओर देख रहा था। आज का भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग नंबर 28 में देखिएगा कि जो गाड़ी खाई में गिरी थी वो काव्या की थी या किसी और की। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।